अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वो सब बहन भाइयों में बहुत हसास थी। कुछ मिजाज की ऐसी थी कि सब उससे बहुत मोहब्बत करते। किसी का काम हो वो करने को तैयार और किसी को कोई तकलीफ हो तो वो आंसू बहाने पे तैयार। उसकी आदत का सब बहन भाई और कज़न्स मजाक भी उड़ाते थे, मगर उसकी बेगर्ज फितरत के मोतरफ भी रहते थे। अपने 6 बहन भाइयों में वो चौथे नंबर पे थी। 2 भाई और 1 बहन बड़े थे, फिर वो थी, फिर 2 भाई और थे। छोटे भाई को कबूतर पालने का बहुत शौक था। उसी की देखा देखी सारा ने मोहल्ले में चूजे बेचने वाले से 4 मुन्ने से रुई के गाल जैसे चूजे खरीद लिए। फिर उन चूजों के लिए पिंजरा मंगवाया। स्कूल से आई तो काफी देर तक उनके साथ लगी रहती। पिंजरे की सफाई, दाने दुनके और पानी का इंतजाम, अच्छी खासी मसरूफियत थी। आपा और भाईजान परेशान हो गए। सारा, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो पढ़ने के लिए वक्त कैसे निकाल सकोगी? तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स की डेट शीट आने ही वाली है। बस भाईजान, आप सब लोग दुआ करें, हमेशा की तरह पोजीशन लूंगी। इन बेचारों के साथ तो कुछ वक्त गुजरता है, बाकी सारा वक्त तो सिर्फ पढ़ाई के लिए है। उस रोज शायद किसी बच्चे ने पिंजरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, शरारत से, या कोई भूल गया कि कहीं ताक में बैठी बेईमानों की दावत हो गई। बस फिर क्या, सारा स्कूल से वापस आई तो साथ ही छोटे भाई तलहा ने गेट से दाखिल होते ही ये बुरी खबर सुनाई। सारा बाजी, आपके 2 चूजे बिल्ली उठाकर ले गई। एक पिंजरे में मरा पड़ा है और दूसरा जख्मी है। आपा, भाईजान और मैं उसे दवा लगा रहे हैं। सारा के गम का ठिकाना न था। सबकी लापरवाहियों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अम्मी ने समझाया कि ये सब गलती से हुआ है, वरना इन मासूम बेजुबानों से किसी की क्या दुश्मनी। सारा सारा दिन अफसरदा रही। उसने खाना भी ना खाया। जख्मी चूजा सारा की दुआओं के बावजूद रात को मर गया। सारा सुबह स्कूल में भी उसी तरह परेशान और दुखी रही। पहला पीरियड मैडम जोहरा का था, वो नहीं आई थी। क्लास में खूब शोर मचा हुआ था, लेकिन सारा अपनी कॉपी पर कुछ लिख रही थी। चूजे की बेबसी, बिल्ली की दरिंदगी और जुल्म, अपने एहसासात और दिली दुख पता भी नहीं चला और अगला पीरियड शुरू हो गया। मुताले की मैडम नुदरत जका ने अचानक टेस्ट दे दिया। दूसरे दिन जब वो सबके नंबर्स बता रही थी तो अचानक सारा से मुखातिब हुई। इधर आए सारा, ये आपकी कॉपी के लास्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है? पता नहीं मैडम। सारा गड़बड़ा गई। मैंने तो टेस्ट ही दिया था, क्या ठीक नहीं लिखा? मैडम नुदरत जका मुस्कुराई। अरे नहीं भाई, टेस्ट तो तुम्हारा हमेशा की तरह बहुत अच्छा हुआ है, हाईएस्ट मार्क्स हैं तुम्हारे। मैं तो ये शायरी पूछ रही हूँ, ये किसने लिखी है? सारा झींप गई। ऐसे ही मैडम, ये मैंने लिखा था। मैडम नुदरत बहुत मेहरबान थी। शर्माओ नहीं सारा, बहुत अच्छी कोशिश है तुम्हारी। तुम उर्दू की मैडम फिरोज़ा हाशिम के पास जाना, वो तुम्हें गाइड करेंगी। तुम में वाकई शायरी की खुदादाद सलाहियत है, इसे निखारो। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। शुरू में ऐसे ही छोटे मोटे रोज़मर्रा वाक़यात पर छोटी छोटी नज़में, कहानियाँ। मैडम फिरोज़ा हाशिम ने उसकी बहुत मदद की। बच्चों के सफ़े में उसकी 1-2 कहानियाँ और नज़में शाया हुई तो वो खुशी से अखबार उठाए घर के एक एक फ़र्द को दिखाती फिरी। भाईजान ने आइसक्रीम खिलाने का वादा किया। अब्बा जान ने बहुत अच्छी किताबों का तोहफा दिया। ताया अबू और चचा अब्बा ने नकद इनाम दिया। सब कज़न्स और बहन भाइयों में वो अच्छी खासी मोतबर हस्ती बन गई। कॉलेज में आकर भी उसका ये मशगला जारी रहा। यहाँ भी असातिज़ा की रहनुमाई हासिल रही। अब उसकी नज़में और अफसाने मुख्तलिफ अखबार और रसायल में शाया होने लगे। बीए तक पहुँचते पहुँचते एक मुख्तसर से हल्के में उसका नाम पहचाना जाने लगा था। पढ़ाई में तो वो हमेशा से अच्छी थी। अब उसकी काबिलियत का जब सब बहन भाई और कज़न्स एतराफ़ करते और उसकी तारीफ़ें करते तो अम्मी चिढ़ जाती। ए हटाओ ये सब कुछ, इतनी बड़ी हो गई है, इसके साथ की लड़कियां शादी करके घर बसा रही हैं, इसे कोई घर गृहस्थी ढंग सलीका तो आता नहीं है। ये पढ़ाई लिखाई, ये किस्से कहानियाँ, क्या ससुराल में इनसे पेट भरेगी? फिर आपा की भी शादी हो गई थी।
भाई जान भी दुल्हा बन गए थे और भाभी घर में आ गई थी। अम्मी की सेहत भी कुछ ठीक न रहती थी। भाभी के बच्चे बहुत छोटे थे, वो उन्हीं में लगी रहती थी। शर्जील भाई की शादी की तैयारियां हो रही थी। किचन और घरदारी का ज़्यादा बोझ अब सारा के सर पे ही था। बकौल अम्मी, अब कुछ तरीका सीख रही है ये लड़की। अब्बा की खुशामदें करके उसने एमए में एडमिशन ले लिया, वरना अम्मा का बस चलता तो अब तक 2 बोल पढ़ा के रुखसत कर चुकी होती। न जाने जुनैद के घर वालों ने उसे कहाँ देख लिया कि उनके घर की दहलीज ले डाली। अम्मा की खुशी का ठिकाना ना था। उसके अब तक आने वाले रिश्तों में ये सबसे माकूल था। अच्छा शरीफ खानदान था। खुद जुनैद आला तालीम याफ्ता था, अच्छे सरकारी ओहदे पे मुलाजिम था, घर गाड़ी सब मौजूद थे। 2 बड़े भाई और एक बहन शादीशुदा थे, जबकि जुनैद से छोटी 2 बहनें कंवारी थीं। एक का रिश्ता तय हो चुका था, उसकी भी शादी जल्द होने वाली थी। फिर जैसे कि अमूमन हमारे घरानों में होता है, सारा की तालीम अधूरी रह जाने का दुख किसी ने ना समझा और उसे भी शर्जील भाई के वलीमे वाले दिन रुखसत करने का प्रोग्राम बन गया। शादी के बाद 1-1.5 माह तो दावतों और घर के इंतज़ाम को समझने में लग गया। वो वैसे भी नरम खू और समझौता करने वाली लड़की थी। जी जान से ससुराल के तौर तरीके अपनाने की कोशिश करने लगी। जुनैद समेत घर के सब अफराद उसका ख्याल तो रखते थे, मगर उसने महसूस किया कि उसकी सास नंदे उसके कामों में अक्सर एतराज़ का पहलू निकाल लेती थी। वो हर काम उनसे पूछ के करने लगी, अम्मी जान, सालन में घी और मसाला किस हिसाब से डालूं? बिरयानी तेज़ मसाले की हो या हल्के की? सोबी, तुम्हारी फ्रेंड्स आने वाली होंगी, चाय के साथ क्या दूं? मेहदीन बाजी के बेटे की सालगिरह में जाना है तो कौन सा ड्रेस पहनूं? गिफ्ट देखो, क्या ये मुनासिब रहेगा? तो उसकी इन्हीं बातों पे एतराज़ होने लगे। हर वक्त चुन्नी काकी बनी फिरती है, ये करूं ये नहीं, वो करूं कि नहीं, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करती। फिर वो बौखला कर जुनैद की पनाह लेती, प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं? मैं तो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती। जुनैद फितरतन कुछ लावाली सा था। अरे छोड़ो, फिक्र क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल तो हमारी फिक्र करो। क्यों, आपको क्या हुआ, ठीक तो हैं आप? वो परेशान हो उठती तो वो हंसकर उसकी लंबी चोटी अपने हाथ पे लपेट लेता। मोहब्बत के सिवा कोई गम नहीं और कोई फिक्र नहीं। और ऐसी बातों पर अमूमन सारा का चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ जाता और वो नजरें झुका लेती। उस रोज तलहा, उसका भाई, उससे मिलने आया था। अगरचे उसकी सास के रूखे रवैये के बाइस सारा के घर वाले उसके यहाँ कम ही आते थे, मगर तलहा उस रोज खास तौर पे उससे मिलने आया था। 1-2 मैगजीन्स भी उसके पास थे, जिनमें से एक में सारा की नज़्म शाया हुई थी, जो उसने काफ़ी अर्सा पहले भेज रखी थी, जबकि दूसरे रसाले ने उसकी गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए लिखा था कि उसे यूँ गैर हाजिर नहीं होना चाहिए और अपने लिखने का सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि क़ारीन उसे पढ़ना चाहते हैं। जब तलहा उसे ये सब बता रहा था तो उसकी नंदे भी पास ही बैठी थी। फिर जब शाम को जुनैद घर आया और सारा ने उसे चाय ला कर दी तो उसकी छोटी नंद बोली, भाईजान, आप हमसे छुपाते रहे या खुद आप भी लाइम थे? किस बात से भाई? जुनैद ने हैरत से पूछा। क्या छुपाता रहा? यही कि भाईजान, अखबारों और रिसालों में नज़में और अफसाने लिखती हैं भाभी, दूसरी नंद ने जैसे इंकशाफ किया। अरे वाकई, ये तो मुझे भी नहीं पता। क्यों सारा, हमसे क्यों छुपाई अपनी ये काबिलियत? जुनैद ने पल भर के लिए सारा की तरफ देखा। सारा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब पता नहीं इन लोगों को ये बात पसंद आई भी है कि नहीं। वो आहिस्ता से बोली, बस ऐसे ही ख्याल नहीं रहा, और मैं कौन सी कोई ऐसी बहुत मशहूर मुसन्निफ़ा या शायरा बन चुकी हूँ, बस ऐसे ही शौक में लिखना शुरू किया था। हाँ हाँ भाई, तो लिखती रहा करो ना अब भी, ताकि हम भी तुम्हारी निगारिशात पढ़ सकें। जुनैद मुस्कुरा के बोला। दोनों नंदे अलबत्ता मुंह बना के रह गई, जबकि अम्मा बोली, हाँ भाई, अब ससुराल में कौन सी पाबंदियाँ लग गई हैं, जो जी चाहता है वही करती रहे। अब जो फुर्सत का वक्त मिलता सारा थोड़ा बहुत लिखती रहती। उस दिन अब्बा का फ़ोन आया तो वो भी यही कह रहे थे कि उसे अपनी सलाहियतें यूं ज़ंग आलूद नहीं करनी चाहिए। उसकी पुरानी फ्रेंड्स, टीचर्स, रिसालों के एडिटर्स, तकरीबन सभी ने उसे यही कहा था कि अब जब ये उसकी पहचान बननी शुरू हो गई है तो उसे ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। उस रोज़ उसकी बड़ी नंद मेहरीन बाजी की नंद का मायूं था, सारा के जहन से ही निकल गया।
काफ़ी दिनों से एक अफसाना शुरू कर रखा था। वो चाहती थी कि आज कल में ये मुकम्मल हो जाए तो सुबह पोस्ट कर दे ताकि अगले महीने की अशात में शामिल हो सके। अचानक जो घड़ी पे निगाह पड़ी तो हड़बड़ा के उठ खड़ी हुई। रात के खाने के लिए कुछ तैयार करना था। जल्दी से कागजात इकट्ठे करके फाइल में लगाए और किचन में जाकर देखने लगी कि क्या पकाया जाए। इतने में बाहर से अम्मा की आवाज़ आई, सारा, ये तुम किचन में घुसी क्या कर रही हो? मेहरीन और उसकी सास ने बार बार कहा था कि टाइम पे पहुंच जाएं। ए अल्लाह, सबको ऐसे नेक भाई और अच्छी भाभियां नसीब करे। कितने अरमानों और चाव से मेरी बेटी अपनी नंद की एक एक रस्म कर रही है। सारा घबरा के किचन से निकल आई। बस अम्मा जान, 5-10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। मेरे तो जहन से ही निकल गया था कि मेहरीन बाजी की तरफ जाना है आज। उसकी नंद सोबी ने एक मायनी खेज निगाह उस पर डाली। माया नाज मुसल्लफा, अपने जले दिल के फपोले, यकीनन किसी अफसाने की सूरत फोड़ रही होंगी, यकीनन ससुराल के मजालिम की कोई कहानी लिख रही होंगी। जब ही भूल गई ना। पिछले दिनों सारा का एक अफसाना आया था। आम घरेलू गलत फहमियों और झगड़ों की कहानी थी जिसका उसकी नंद ने उल्टी मतलब निकाल लिया और अब उसे ताने दे रही थी कि तुम यकीनन अफसाने में कुछ जला कुटा ही लिख रही होगी। जबकि सोबी से छोटी अनीला भी खामोश न रही। हाँ भाई, अगर हम कुछ कहें तो बड़े आराम से कह देंगी, मैंने तो एक जनरल से मौजू पे अफसाना लिखा था, तुम लोग गलत समझे। हाँ भाई, हम तो हैं ही कम अक्ल और जाहिल, सोबी ने तंज किया। सारा की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज देखो, गलत मत समझो, ये लिखने लिखाने का सिलसिला तो मेरी शादी से पहले का है। ऐसे ही आम मुशाहिदे की बातें लिख देती हूँ कहानी बना के। जरूरी तो नहीं कि ये मेरा तजुर्बा ही हो। उसके ससुर भी कहीं सुन रहे थे, आके उसके सर पे हाथ रख के कहने लगे, ना बेटी परेशान मत हो, ये माँ बेटियां तो ऐसे ही दिल दुखाने वाली बातें कर जाती हैं। तुम जाओ, जाके तैयार हो, देर हो रही है। अब तोपों का रुख अब्बाजी की तरफ हो गया। सारा चली गई, लेकिन उसका दिल फिर शादी के फंक्शंस में भी उदास ही रहा। जाने उसके घर वाले उसके बारे में इस कदर गलत फहमियों में क्यों मुब्तला हो रहे हैं। उसके लिखे किरदारों और कहानियों को आखिर उसके इर्द गिर्द ही क्यों टटोला जा रहा है, क्यों सब उसे शकी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन इस सब का उसके पास कोई जवाब न था। जुनेद ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। 2-3 दिन बाद वापस आया तो घर की फिजा खासी कशीदा लगी। अब्बा जी से पूछा तो वो टाल गए। सारा भी चुप चुप सी थी। उस रोज जब सब लोग टीवी लाउंज में बैठे थे, एक मशहूर सीरियल चल रहा था। अम्मा समेत सब लोग शौक से देख रहे थे। सोबी और अनीला भी हीरोइन के लिबास और मेकअप पे तबसरे कर रही थी कि अब्बा कहने लगे, भाई यूं तो ड्रामे की कामयाबी में एक्टर से प्रोड्यूसर तक, बल्कि और भी सब पसे पर्दा काम करने वाले अफराद का अहम हिस्सा होता है, मगर सबसे अहम किरदार स्टोरी राइटर का होता है। अगर कहानी मजबूत ना हो तो बाकी सबकी मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। फिर सारा की तरफ देख के बोले, बेटा कल ही मैंने तुम्हारा एक अफसाना और चंद नज़में पढ़ी, काफ़ी अच्छा लिखती हो, मश्क जारी रखो तो मज़ीद निखार आ जाएगा। अम्मा को उसकी यूं तारीफ कुछ पसंद ना आई। तीखे लहजे में बोली, झूठ के पहाड़ खड़े करना ना आज के ज़माने में बड़ा काबिल तारीफ काम बन गया है। अब्बा मुस्कुराए। नेक वक्त बिल्कुल भी झूठ नहीं होता। कहानी नवीस अपने इर्द गिर्द जो देखता और सुनता है उसे ही ढंग और तरीके से लिख देता है। आखिर आज के ज़माने को ही बुरा क्यों कहती हो? ये तो अरसे से कहानी नवीसी का फ़न चला आ रहा है। हाँ, ये ख्याल रखा जाए कि कहानी या अफसाना इस्लाही मुआशरती हो, मगरिब की तरह सिर्फ ज़हनी अय्याशी और इखलाक बेराहरवी का नमूना ना हो। वो आखिर में कुछ जज्बाती हो गए थे। जुनैद ने सारा की तरफ देखा और शरारत से बोला, भाई आज तक तो पढ़ा नहीं, आज हम भी पढ़ेंगे हमारी बेगम का मुशाहिदा या तज़िया क्या कहता है। अम्मा ने टीवी बंद कर दिया और रिमोट जोर से एक तरफ पटक कर बोली, तो बा ड्रामा देखना दो भर कर दिया। ये तो पहले ही हमें जाहिल समझ के घास नहीं डालती, अब तुम बाप बेटे और चढ़ाओ। जुनैद ने हैरत से देखा। क्या हुआ अम्मी, क्या सारा ने कुछ कहा? अरे नहीं बेटा, ये क्या कहेंगी, हम तो हैं जाहिल, हमारे पास बैठना पसंद नहीं, हमारे साथ आना जाना पसंद नहीं। अगर जो कभी पल भर को बैठ जाएं तो खामोशी की चादर ताने जैसे करने को कोई बात नहीं। आखिर में अम्मा की आवाज़ ज़रा सी भर आ गई। हाँ भाई, आप भाभी के अफसाने पढ़िएगा,
ساس نندوں کے جھگڑے، شوہر کے مظالم کا بڑا اچھا نقشہ کھینچتی ہیں۔ لوگ تو ہمیں ظالم ہی سمجھتے ہوں گے۔ صوبے کی شکل بھی رونے والی بن گئی تھی۔ ابا نے البتہ ماحول کو خوشگوار بنانا چاہا۔ او ہو بھائی، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اب دنیا بھر میں کیا کچھ لکھا جاتا رہا ہے۔ یہ دنیا کو چھوڑو، خود ہمارے معاشرے میں خواتین ہی کتنا اچھا ادب لکھ رہی ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ سب ماحول فرضی ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تم لوگ اپنی سوچ کو ذرا وسیع کرو۔ مگر اماں اٹھ کر اپنے کمرے میں چل دی۔ پیچھے پیچھے صوبیہ اور انیلا بھی چلی گئیں۔ ابا بیچارے البتہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر کہنے لگے، جنید بیٹا، تمہاری اماں کی تو عادت ہے خواہ مخواہ بات بڑھا کے بات کا بتنگڑ بنانے کی۔ اسی وجہ سے تمہاری دونوں بڑی بھابیاں الگ رہتی ہیں۔ اور سارا بیٹا، تم دل چھوٹا مت کرنا، میں اور جنید تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ انیلا اور صوبیہ بھی بے وقوف ہیں، ٹھیک ہو جائیں گی وقت کے ساتھ سب۔ جب مختلف لوگوں سے تمہاری تعریفیں سنیں گی نا، تو بے وجہ جو بدگمانیاں پالے بیٹھی ہیں ختم ہو جائیں گی۔ جنید خاموشی تھا البتہ۔ رات کو جب اپنے کمرے میں تنہائی ملی تو جنید کہنے لگا، سارا کچھ پڑھنے کے لیے دو، اپنے افسانے یا نظمیں وغیرہ۔ سارا نے ایک دو پیپر لا کر اسے دیے، پھر خیال آیا کہیں یہ بھی ماں بہنوں والے الزام کو سچ نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے گھریلو مسئلے مسائل اور سسرالی جھگڑوں سے ہٹ کر دو ایک ہلکے پھلکے اپنے لکھے رومانوی افسانے بھی اس نے جنید کو دے دیے۔ خود اس کا کچھ لکھنے کا اس وقت موڈ نہ تھا، نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے کتاب اٹھا کر برگردانی کرنے لگی۔ جنید نے پڑھنے کے بعد سب رسالے وغیرہ ایک طرف رکھے اور عجیب سے لہجے میں بولا، سارا، یہ تمہارے ذہن میں کیسے آتا ہے؟ بس ایسے ہی، کوئی چیز، کوئی واقعہ بظاہر معمولی سا ہوتا ہے مگر مجھے متاثر کرتا ہے تو میں لکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ سارا جنید کو دیکھ کے کہہ رہی تھی، جس کے تاثرات کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ گھریلو جھگڑے، یہ رومانوی مکالمے اور نظمیں تمہارے ہاں کہاں سے آتے ہیں؟ مشاہدہ ہوتا ہے یا تجربہ؟ ایسے رومانٹک جملے ہمیں تو کبھی نہیں سنائے، اگرچہ یہ شادی سے پہلے کے تمہارے لکھے ہوئے افسانے ہیں۔ شادی کے بعد کے افسانے تو بس گھریلو جھگڑوں پر ہی ہیں۔ کوئی پاگل اور جاہل بھی یہ افسانے پڑھے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا کہ یہ رومانوی افسانے تمہارے اپنے کسی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ لکھے گئے ہیں۔ جانے وہ کون خوش قسمت تھا جس سے ہماری بیگم ایسے اٹھلا اٹھلا کے باتیں کرتی رہیں۔ ہماری قسمت میں تو صرف یہ اداکاریاں، یہ خاموشیاں اور یہ فریب ہی رہے۔ شیکسپیئر نے کیا خوب لکھا ہے، واہری عورت تیرا دوسرا نام فریب ہے، اور افسوس تو خود پہ بھی ہے جو آج تک تمہاری اصلیت کو نہ سمجھ سکا۔ جنید بول رہا تھا اور سارا کا جی چاہ رہا تھا اپنے سب افسانوں اور نظموں کو آگ لگا دے۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر آپ کو برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں لکھوں گی۔ ہاں بھائی، باتیں بنانے، افسانے گھڑنے میں تو تم ماہر ہو ہی، پھر سب لوگوں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناؤ گی کہ جاہل اور ظالم سسرال والے میرے افسانے پڑھ کے مجھ پہ شک کرتے تھے، اور میرا شوہر جو بہت پڑھا لکھا تھا انتہائی شکی اور تنگ نظر تھا۔ یہی قصے سنایا کرو گی نا پھر لوگوں کو بٹھا بٹھا کے، اور سب ہمیں ہی ظالم، پابندیاں لگانے والے اور ادب کے دشمن سمجھیں گے۔ حیرت ہے، تم عورتوں کے کتنے روپ ہوتے ہیں، کتنے چہرے ہوتے ہیں۔ ایک چہرے پہ یقین کرنا شروع کرو تو تم لوگ کوئی نیا چہرہ دکھا دیتی ہو، تم لوگوں کا کوئی نیا روپ سامنے آ جاتا ہے۔ کسی کے عشق میں ڈوب کر شادی سے پہلے افسانے لکھے جاتے ہیں، اور شادی ہو جائے تو بجائے سسرال کی قدر کرنے کے، ان کی باتوں کو بڑھا چڑھا کے افسانوی رنگ دینے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے نمک مرچ مسالے لگا کر کیسی گھٹیا کہانیاں گھڑتی ہو تم عورتیں۔ افسوس ہے تم جیسی رائٹرز پر اور تم جیسی بیویوں پر۔ الفاظ تھے کہ زہریلے تیر، سارا کو لگا تھا جیسے سب تیر اس کے سینے میں ہی گڑ گئے۔ اس سے تو ایک لفظ نہ بولا گیا۔ خاموشی سے اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور اپنے بازو آنکھوں پہ رکھ لیے۔ گرم آنسو چہرہ بھگو کر گریبان اور تکیے کو تر کر رہے تھے۔ سچ ہے، آج کے زمانے میں انسان ہونا ہی کیا کم جرم ہے کہ اس پر ایک حساس انسان ہو، جیسے کہ سارا تھی۔ آج سارا کو اپنے بچپن میں لکھی
وہ ننھے سے چوزے کی کہانی شدت سے یاد آئی تھی، جس میں وہ ننھا چوزا ایک ظالم بلی کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال آج سارا کا تھا، جو آج تک خود کو ایک بے ضرر سی حساس سی انسان سمجھتی رہی تھی۔ دکھ تو یہ تھا کہ آج اس کی ذات جن ہاتھوں میں تھی، ان سے اس نے کبھی واہ واہ طلب نہ کی تھی، ان کی داد کی اسے ضرورت نہ تھی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اگر جو وہ سارا کی اس خدا داد صلاحیت کو سمجھنے سے قاصر تھے اور اس کے لیے کچھ اچھا کہہ یا سوچ نہیں سکتے تھے، تو کم از کم اسے یوں اپنے شکوک و شبہات اور الفاظ کے تیر تو نہ چبھوتے۔ آج سارا کو اپنا آپ بھی اپنی پالی اس ننھی سی چڑیا کی طرح ہی لگا تھا، جسے اس کے گھر میں موجود ایک خونخوار بلی نے کبھی زخمی کیا تھا، جسے اس کے ارد گرد موجود کچھ شریر بچوں نے یوں زخمی کیا تھا کہ اسے جینے کی امید تھی، نہ مرنے کا کوئی سامان۔ یہ کیسا المیہ تھا! انسانوں کے درمیان حساس انسان کا پیدا ہونا کس قدر بڑا المیہ ہے، اس کا اندازہ سارا یا سارا جیسے دیگر جذباتی حساس انسان ہی لگا سکتے ہیں۔